अपर मून वन कोकोशिबो जो डीमन होने के साथ साथ सन ब्रीदिंग के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक मून ब्रीदिंग का भी यूज कर सकता है और करंट टाइम में ऐसा एक भी डीमन स्लेयर नहीं है जो कोकोशिबो को टक्कर दे सके। बट स्टिल एट द एंड कोकोशिबो मारा गया। ऑल्सो कोकोशिबो एक हाशिरा का ब्लड रिलेटिव भी है जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। मुजान से इनकाउंटर के बाद जहां सभी डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कासल में फंस जाते हैं, वहीं गियोमे और म्यूचिरो मुजान को ढूंढ रहे थे। लेकिन उबियाशिकी की मौत से म्यूचिरो काफी दुखी और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जब म्यूचिरो जिंदगी और मौत से लड़ रहा था तब उबियाशिकी पूरे वक्त उसके साथ था, लाइक ए फादर। और मुजान ने ना सिर्फ उसके भाई को बल्कि आज उसके फादर को भी उससे छीन लिया। और ये सिर्फ म्यूचिरो को नहीं बल्कि सभी हाशिराज को ऐसा ही फील हो रहा था। तभी इन्फिनिटी कासल हिलने लगता है और म्यूचिरो गियोमी से अलग होकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ पहले से ही अपर मून वन कोकोशिबो मौजूद था। मोइशिरो कोकोशिबो को देखकर समझ गया कि ये कोई आम डीमन नहीं है, बल्कि ये तो ब्रीदिंग टेक्निक्स का भी यूज कर सकता है। मोइशिरो कोकोशिबो के प्रेजेंस से इतना डर जाता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा एहसास मोइशिरो को अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। कोकोशिबो मोइशिरो से उसका नाम पूछता है तो मोइशिरो उसे अपना नाम बताता है, तोकिदो मोइशिरो। कोकोशिबो को रियलाइज होता है कि उसका सुगिकुनो नाम अब खत्म हो चुका है। हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि कोकोशिबो के ह्यूमन फॉर्म में उसका नाम मिचिकात्सु सुगिकुनी था। कोकोशिबो के डीमन बनने के बाद उसके बच्चों ने सुगिकुने खानदान को आगे बढ़ाया और मोइशिरो कोकोशिबो के उन्हीं बच्चों का डिसेंडेंट है। मोइशिरो को ये जान के काफी बुरा लगता है कि उसका एंसेस्टर एक डीमन है, लेकिन मोइशिरो अपने इमोशंस को साइड में रखकर कोकोशिबो पर मिस्ट ब्रीदिंग से अटैक करता है, जिससे कोकोशिबो काफी इजीली डॉज कर लेता है। मोइशिरो एक के बाद एक अटैक करता रहता है, लेकिन वो कोकोशिबो को छू भी नहीं पाता। कोकोशिबो मोइशिरो की तारीफ करते हुए कहता है कि 14 साल की उम्र में ही उसने अपनी टेक्निक्स को काफी हद तक मास्टर कर लिया है और उससे भी जरूरी कि वो कोकोशिबो से लड़ने की हिम्मत दिखा रहा है। अपने डिसेंडेंट से कोकोशिबो को यही उम्मीद थी, लेकिन मोइशिरो कहता है कि भले ही वो कोकोशिबो का डिसेंडेंट है, पर 400 साल गुजरने के बाद अब उसके अंदर कोकोशिबो के ब्लड का एक ड्रॉप भी नहीं बचा। तब कोकोशिबो मोइशिरो के डीमन स्लेयर मार्क को देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा मार्क पहले कभी नहीं देखा। कोकोशिबो अभी भी मोइशिरो के अटैक्स को डॉज कर लेता है, लेकिन अब उसके लिए मोइशिरो के मूवमेंट्स को रीड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कोकोशिबो भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और मून ब्रीदिंग से मोइशिरो के एक हाथ को काट देता है। कोकोशिबो इतना फास्ट है कि उसे देखना तो दूर, मोइशिरो के पास कुछ सोचने का भी टाइम नहीं था। मोइशिरो अपने कटे हाथ को संभालते हुए कोकोशिबो पर अटैक करता है और कोकोशिबो मोइशिरो की स्वॉर्ड से ही उसे एक पिलर में काठी की तरह ठोक देता है, जिसके बाद कोकोशिबो अपर मून ट्रेडिशन को निभाते हुए मोइशिरो को भी डीमन बनने का ऑफर देता है। मोइशिरो के डीमन बनने के बाद वो अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है, और क्योंकि कोकोशिबो अपर मून वन है तो कोई डीमन उसके फैसले को अपोज भी नहीं कर सकता। अदरवाइज बहुत ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से मोइशिरो वैसे ही मर जाएगा। इसी बीच गेन्या चुपके से कोकोशिबो को शूट करने के लिए एम करता है, लेकिन इससे पहले कि गेन्या शूट कर पाता, कोकोशिबो अचानक से गेन्या के पीछे आ जाता है। गेन्या अब इससे पहले कुछ कर पाता, कोकोशिबो गेन्या का एक हाथ काट देता है। गेन्या फिर दूसरे हाथ से अपने ब्लेड को निकालता है, पर कोकोशिबो गेन्या के उस हाथ को भी काट देता है। कोकोशिबो फिर गेन्या से कहता है, तुम शायद वही हो जो डीमंस को खा के उनकी पावर्स गेन कर सकता है। जिसके बाद कोकोशिबो गेन्या को बीच से काट देता है, लेकिन वो नोटिस करता है गेन्या अभी भी नहीं मरा। 300 साल पहले गेन्या की तरह ही एक इंसान डीमंस को खा सकता था, लेकिन जब कोकोशिबो ने उसकी बॉडी को काटा तो वो मर गया था। पर शायद गेन्या के केस में उसका सर काटना होगा, और वैसे भी कोकोशिबो के लिए एक फेक डीमन को जिंदा रखने का कोई पॉइंट नहीं, इसलिए वो मून ब्रीदिंग से गेन्या के सर को काटने ही वाला था कि सानवी वहां आकर गेन्या को बचा लेता है। सानवी फिर गेन्या को पैथेटिक कहते हुए कहता है कि वो भला अपनी ही मदर को क्यों मारेगा, क्योंकि वो गेन्या को बचाना चाहता था। सानवी अपनी मदर और अपनी बाकी भाई बहनों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए वो चाहता था कि गेन्या शादी करके अपने बीवी बच्चों के साथ बुढ़ापे तक एक खुशहाल जिंदगी जिए। बदले में सानवी डीमंस को मार के मेक श्योर करेगा कि कोई भी डीमन गेन्या के रास्ते में ना आए, जो सुन के गेन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर कोकोशिबो को डीमन स्लेयर ब्रदर्स को देख के काफी नॉस्टैल्जिया फील होता है, पर सानवी अब काफी गुस्सा हो जाता है और वो कोकोशिबो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कोकोशिबो भी सानवी पर मून ब्रीदिंग से अटैक करता है, लेकिन सानवी उन अटैक्स को डॉज करके नीचे से आकर कोकोशिबो पर अटैक करता है, जिससे कोकोशिबो जंप करके बच जाता है। कोकोशिबो फिर एक के बाद एक अटैक करता है, पर सानवी उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है, जिस पर कोकोशिबो सानवी की फिजिकल एबिलिटीज और टेक्निक्स की तारीफ करता है। पर सानवी अब बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि मोइशिरो उससे हार गया। कोकोशिबो की स्वॉर्ड्समैन स्किल बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे है। उसके स्लैशेस कॉन्स्टेंटली अपना साइज और लेंथ बदलते रहते हैं, प्लस उसकी स्पीड और पावर वक्त के साथ और भी बढ़ती जाती है। सानवी
कोकोशिबो पर एक और वार करता है जिससे कोकोशिबो इजीली रोक लेता है। सानेमी फिर अचानक गेन्या की स्वॉर्ड को अपने पैरों से पकड़कर कोकोशिबो के सर पर एम करता है, लेकिन कोकोशिबो अगेन उससे बच जाता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं, पर कोकोशिबो सानेमी की स्किल से काफी इंप्रेस होता है कि वो अब तक कोकोशिबो के साथ कीप अप कर पा रहा था। इधर सानेमी काफी स्ट्रगल करता है क्योंकि एक गलती और उसका खेल खत्म। कोकोशिबो फिर मून ब्रीदिंग के 6th फॉर्म का यूज करता है जिससे उस कमरे के सभी पिलर्स कट के बिखर जाते हैं और सानेमी को भी काफी सीरियस इंजरीज आती है। कोकोशिबो सानेमी को वार्न करता है कि अब उसे रुक जाना चाहिए क्योंकि अगर वो ज्यादा हिलेगा तो उसके ऑर्गन उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अचानक कोकोशिबो थोड़ा नर्वस हो जाता है और ये सब सानेमी के रेयर ब्लड की वजह से था, जिसे मरीची ब्लड कहते हैं। इस ब्लड के आसपास होने से डीमंस को नशा होने लगता है और उनका उनके मूवमेंट्स पर कंट्रोल नहीं रहता। सानेमी को अपने रेयर ब्लड के बारे में तब पता चला जब उसकी मदर डीमन बनी। सानेमी की ब्लीडिंग देखकर उसकी मदर के मूवमेंट्स काफी स्लो हो गए। अपनी मदर को मारने के बाद सानेमी के लिए मानो दुनिया सूनी हो गई। वो रात रात भर डीमंस की तलाश करता और अपने मरीची ब्लड की मदद से उन्हें पकड़ के सनलाइट से उन्हें मार देता। इस दौरान सानेमी एक डीमन स्लेयर मासाचिका कुमिनो से मिलता है जो उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए अप्रोच करता है, जिसके बाद उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन एक दिन लोअर मून 1 से फाइट के दौरान मासाचिका मारा गया। सानेमी और मासाचिका दोनों ने मिलकर लोअर मून को हराया था, पर सिर्फ सानेमी हाशिरा बना क्योंकि वही आखिरी सर्वाइवर था। करंट टाइम में सानेमी अपनी उसी हालत में कोकोशिबो पर अटैक करता है। वो ब्रीदिंग से अपनी ब्लीडिंग को रोक लेता है और किसी तरह अपने ऑर्गन्स को भी बाहर आने से रोक लेता है। लेकिन यहाँ सिर्फ सानेमी ही नहीं था जो स्ट्रगल कर रहा था, बल्कि मरीची ब्लड से कोकोशिबो को भी काफी प्रॉब्लम होती है। इसी बीच कोकोशिबो सानेमी की स्वॉर्ड को अपने पैरों से दबाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब सानेमी को अपनी पहली हाशिरा मीटिंग याद आती है जब वो पहली बार उबियाशिकी से मिला था। सानेमी को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो अपने हाथों को गंदा करने की वजह दूसरों के लाइफ को रिस्क में डालते थे। सानेमी उबियाशिकी से कहता है तुम तो कुछ भी नहीं हो, जिस पर गियोमी सानेमी से कहता है उसे थोड़ी इज्जत से बात करनी चाहिए। तो उबियाशिकी कहता है कोई बात नहीं, सानेमी जैसे चाहे वैसे बात कर सकता है। जिसके बाद सानेमी भड़क कर उबियाशिकी से कहता है कि उसके लिए कॉर्प्स के मेंबर बस एक प्यादे की तरह है जिसे वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। उबियाशिकी खुद नहीं लड़ सकता, लेकिन फिर भी वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हेड बना बैठा है। जो सुन के उबियाशिकी सानेमी से माफी मांगते हुए कहता है उसने कई बार स्वॉर्ड चलाने का ट्राई किया था। वो भी चाहता था कि एक स्ट्रॉन्ग सामुराई बन के दूसरों की जिंदगियां बचाए, पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती। वो इसलिए भी माफी चाहता है कि वो सानेमी को ऐसा मुश्किल काम करने को कह रहा है, जिस पर सानेमी कुछ नहीं बोल पाता। उबियाशिकी का चेहरा देखकर उसे अपनी मदर की याद आती है। उसे बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है जैसा बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ होता है। उबियाशिकी आगे कहता है कि अगर सानेमी प्यादा है तो वो तो कुछ भी नहीं, क्योंकि कल अगर वो मर गया तो इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। उसके लिए पहले से ही रिप्लेसमेंट तैयार है और जैसा सानेमी सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वो दूसरे लोगों से कोई ऊंचे दर्जे का नहीं है, लेकिन फिर भी सभी लोग उसे इसी तरह बात करते हैं। अगर सानेमी को इससे प्रॉब्लम है तो उसे इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं। सानेमी एक हाशिरा के तौर पर लोगों की जान बचाए, उबियाशिकी के लिए बस इतना ही काफी है। उबियाशिकी इसके लिए भी माफी मांगता है कि उसने मासाचिका के मौत के तुरंत बाद ही सानेमी को बुला लिया। सानेमी सरप्राइज हो जाता है कि उबियाशिकी को मासाचिका का नाम कैसे पता। तो काना सानेमी से कहती है मास्टर उबियाशिकी को डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सभी मेंबर्स का नाम पता है, यहाँ तक कि जो लोग मारे गए उनका भी। इवन सानेमी को भी उन सबके नाम याद नहीं थे जिनके साथ वो मिशन पे गया था। उबियाशिकी सानेमी को मासाचिका का विल देता है जिसमें वही लिखा होता है जो ऑलमोस्ट सभी डीमन स्लेयर के विल में होता है कि उनके अपने हमेशा खुश रहे, चाहे वो उनके साथ हो या ना हो। सीन शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है सानेमी ने गेन्या की गन से कोकोशिबो के स्वॉर्ड को रोक दिया और वो उस गन से कोकोशिबो के सर में फायर करता है, लेकिन कोकोशिबो अपने स्वॉर्ड से उन बुलेट्स को रोक लेता है और थर्ड फॉर्म से सानेमी पर अटैक करता है, जिससे गियोमी आकर उसे बचा लेता है। गियोमी सानेमी को अपने घाव पर मरहम पट्टी करने कहता है और तब तक वो कोकोशिबो को संभालेगा। कोकोशिबो गियोमी के बॉडी स्ट्रक्चर को देख के दंग रह जाता है। 300 सालों बाद कोकोशिबो ऐसे स्वॉर्ड्समैन से मिल रहा है जिसके पास इतना स्ट्रेंथ हो। गियोमी का ये हथियार कोकोशिबो को टाइम ही नहीं दे रहा था। गियोमी फिर कोकोशिबो के गले को उसके चेन से पकड़ लेता है तो कोकोशिबो अपने स्वॉर्ड से उस चेन को काटने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं काट पाता क्योंकि गियोमी का वो वेपन प्योर आयरन से बना था जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और कोकोशिबो की स्वॉर्ड उसके फ्लैश से बनी थी, इसलिए उस आयरन चेन के कांटेक्ट में आने से कोकोशिबो की स्वॉर्ड कमजोर पड़ जाती है। कोकोशिबो उस चेन को डॉज करके वहां से निकल जाता है और वो क्लोज रेंज में जाकर गियोमी पर अटैक करता है, जिससे गियोमी तो बच जाता है पर वो अपने एक्स से कोकोशिबो के ड्रेस को थोड़ा फाड़ देता है। कोकोशिबो गियोमी की स्ट्रेंथ और एजिलिटी देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। कोकोशिबो एक और बार गियोमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो अब की बार गियोमी अपने चेन से कोकोशिबो के स्वॉर्ड को पकड़कर उसे तोड़ देता है। कोकोशिबो गियोमी से कहता है उसके सारे अटैक्स यूजलेस है, वो जितनी भी बार इसे तोड़ेगा ये उतनी बार अपने आप रिजनरेट होता रहेगा।
जो देखकर ग्योमे कहता है ये उसने मुजान के लिए बचा कर रखा था, पर शायद अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्योमे भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेता है। दूसरी ओर मुइशिरो किसी तरह खुद को उस पिलर से निकाल लेता है और सोचने लगता है कि ब्लड लॉस की वजह से वो जल्दी ही मारा जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि वो अपर मून को मारने में बिना कोई मदद किए नहीं मरना चाहता। मुइशिरो जल्दी से अपने स्वॉर्ड को उठाता है और कोकोशिबो की ओर जाने लगता है। तभी वो देखता है गेन्या भी अभी तक जिंदा है। गेन्या मुइशिरो से अपर मून 1 के बालों को लाने के लिए कहता है, जिसे खाकर वो भी इस फाइट में अपना योगदान दे सकता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कोकोशिबो ग्योमे को डीमन स्लेयर मार्क के बारे में बताता है कि ये स्लेयर की पावर को तो बढ़ाता है पर बदले में उसकी लाइफ छीन लेता है, क्योंकि जो भी डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करता है वो 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाता। और ग्योमे को देखने से ही वो 27 का लगता है, तो अब उसके पास तो वक्त ही नहीं है। पर ग्योमे को तो ये सब पहले से ही पता है, जिससे कोकोशिबो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो ग्योमे कहता है अगर ये मार्क अपेयर ना भी हुआ होता तब भी जब तक वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा है वो कल के लिए कोई भी प्रॉमिस नहीं करता। क्या फायदा उसके हाशिरा होने का अगर वो मौत से डर जाए। जिस पर कोकोशिबो ग्योमे को बेवकूफ कहते हुए बोलता है कि वो उसकी एबिलिटीज और टेक्निक्स की बात कर रहा है, उसके मरने के बाद उसकी टेक्निक्स भी खत्म हो जाएगी। तो ग्योमे कहता है वो एक इंसान है और इंसानों की तरह मरना उसके लिए शान की बात है और कोकोशिबो को उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक डीमन स्लेयर जो डीमन स्लेयर मार्क्स के बावजूद 80 सालों तक जिंदा रहा। एंड ऑफ कोर्स कोकोशिबो से बेहतर कौन ही जानता है उस इंसान को। अब इसके बाद कोकोशिबो और ग्योमे दोनों में लफड़ा शुरू हो जाता है। इधर सानिमी भी अपने घाव को स्टिचेस कर लेता है और हम देखते हैं उस पर भी डीमन स्लेयर मार्क अपेयर हो जाता है। सानिमी भी अब फाइट में ग्योमे को ज्वाइन करता है और वो दोनों कोकोशिबो पर कॉम्बिनेशन अटैक करते रहते हैं। इधर गेन्या कोकोशिबो के बालों को खाने के बाद बहुत जल्दी हील होने लगता है और उसे काफी अच्छा फील होता है। लेकिन तभी उसे मुजान की आवाज सुनाई देती है जो कोकोशिबो से कह रही थी कि हाशिरास को थोड़ी देर और रोक के रखो। दूसरी ओर कोकोशिबो गेन्या और सानिमी के कंबाइंड पावर्स के आगे ढीला पड़ रहा था। गेन्या अपने चेन से कोकोशिबो को कोई अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा था और दूसरी ओर सानिमी कोकोशिबो पर अटैक पे अटैक करता जाता है। ऊपर से उनके मार्क अपेयर होने के बाद उन दोनों की स्पीड और एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है और इसी दौरान ग्योमे अपने एक्स से कोकोशिबो का कान काट देता है। वो दोनों फिर कोकोशिबो का गला काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोकोशिबो उनके बीच में गैप ढूंढ के उन्हें काफी डैमेज कर देता है और हम देखते हैं कि कोकोशिबो की स्वॉर्ड और भी लंबी हो जाती है और उसमें और भी स्पाइक्स निकल जाते हैं। कोकोशिबो को इस अटैक से सानिमी की 2 उंगलियां कट जाती है। वो तो ग्योमे ने अपने चेन से सानिमी को कवर कर लिया था, वरना उसे अपने हाथ से हाथ धोना पड़ता। डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर में जब सब ये देखते हैं तो किरिया की सिस्टर उससे कहती है कि उन्हें ग्यू और तांजिरो को भी जल्द से जल्द अपर मून 1 की लोकेशन पर भेजना होगा, लेकिन किरिया साफ मना कर देता है। वो कहता है ग्यू और तांजिरो को जल्द से जल्द मुजान को ढूंढना होगा। और रही बात अपर मून 1 की, तो उसे पूरा भरोसा है कि ग्योमे, सानवी, म्यूचिरो और गेन्या मिलकर उसे हरा देंगे। इधर कोकोशिबो की ब्रीदिंग फॉर्म्स तो मानो खत्म ही नहीं हो रहे थे। 7th फॉर्म, 8th फॉर्म, 16th फॉर्म, हर एक अटैक के बाद सानिमी और ग्योमे की मुश्किलें और भी बढ़ती जाती है। कोकोशिबो 10th फॉर्म से सानिमी को मारने ही वाला होता है, लेकिन म्यूचिरो आकर उसे बचा लेता है। इधर गेन्या भी मदद करना चाहता था, लेकिन वो कोकोशिबो से काफी डर जाता है। वो खुद से नफरत करने लगता है कि वो कितना कमजोर है। तभी उसे तांजिरो की बात याद आती है, जो सबसे कमजोर होते हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है और उसे यकीन है गेन्या अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। के बाद गेन्या कोकोशिबो की टूटी हुई स्वॉर्ड को निगल लेता है। दूसरी ओर ग्योमे नोटिस करता है कि पता नहीं कैसे पर कोकोशिबो उनके मूवमेंट्स को पहले से प्रेडिक्ट कर पा रहा था। ग्योमे समझ जाता है ये ऐसी एबिलिटी है जो बॉडी के लिमिट्स को क्रॉस करने के बाद अचीव किया जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्योमे भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर लेता है। ग्योमे, मुइचिरो और सानवी तीनों एक साथ कोकोशिबो को अटैक्स को डॉज करते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं। कोकोशिबो पहले ही सबको नोटिस कर लेता है, लेकिन फिर भी ग्योमे अपने आयरन बॉल से कोकोशिबो के एक हाथ को काट देता है और ठीक इसके बाद मुइचिरो भी अपने स्वॉर्ड को कोकोशिबो के अंदर घुसा देता है। कोकोशिबो समझ गया कि अब ये लोग भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख सकते हैं। मुइचिरो कोकोशिबो को पकड़ कर रखता है और सानिमी और ग्योमे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही गेन्या भी अब डीमन के फॉर्म में आ जाता है और वो अपने गन से कोकोशिबो को शूट करता है। कोकोशिबो उन बुलेट्स को अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर वो बुलेट्स अपना डायरेक्शन चेंज करके कोकोशिबो की बॉडी में घुस जाते हैं। गेन्या फिर उसके ब्लड डीमन आर्ट से कोकोशिबो को एक पेड़ से जकड़ लेता है। गेन्या का अपीयरेंस बिल्कुल कोकोशिबो जैसा था। वो समझ गया कि गेन्या ने उसके हेयर और स्वॉर्ड को खा लिया है। इस पॉइंट पर कोकोशिबो हिल भी नहीं पा रहा था और उसकी मौत उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। कोकोशिबो को ऐसी फीलिंग 400 साल पहले हुई थी जब वो योरिची से लड़ा था, लेकिन हम उस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही उस बारे में बताया था। कोकोशिबो इससे काफी गुस्सा हो जाता है और वो एक ही बार में उस पेड़ से आजाद होकर मुइचिरो और गेन्या को बीच से काट देता है और कोकोशिबो के पूरे बॉडी में स्वॉर्ड्स निकल आते हैं। मुइचिरो ऐसी हालत में भी अपने स्वॉर्ड को पकड़ के रखता है, जिसके बाद हम देखते हैं मुइचिरो की ब्लेड भी रेड हो जाती है, जैसे तांजिरो की स्वॉर्ड ग्लो करती है। कोकोशिबो को इससे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी बॉडी में आग लगी हो। सानमी और ग्योमे लगातार उस पर
अटैक करते रहते हैं। दूसरी ओर गेन्या भी अब तक मरा नहीं, वो दोबारा अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है, जिससे कोकोशिबो फिर से पेड़ में बदलने लगता है। कोकोशिबो अब गेन्या और सानमी के अटैक से काफी स्ट्रगल करता है। ऊपर से म्यूजिरो की रेड स्वॉर्ड उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। कोकोशिबो को वो दिन याद आता है जब वो योरिची से कहता है कि वो दोनों ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और कोई भी उन्हें सरपास नहीं कर सकता। लेकिन योरिची इससे डिसएग्री करते हुए कहता है फ्यूचर में लोग कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे और एक दिन उन्हें भी सरपास कर देंगे। योरिची की बात आज सच हो जाती है। सानमी और गियोमी अपने अपने हथियारों को टकरा कर रेड करते हैं और कोकोशिबो का गला काट देते हैं। नई जनरेशन ने कोकोशिबो को भी सरपास कर दिया। जिन लोगों ने कभी सन ब्रीदिंग की प्रैक्टिस भी नहीं की, उनके ब्लेड भी रेड हो गए। लेकिन अपना सर कटने के बाद भी कोकोशिबो हार नहीं मानता, वो दोबारा उसे रीजनरेट करने लगता है। गियोमी और सानमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोकोशिबो अपने सर को दोबारा रीजनरेट करके एक भद्दे मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो दोबारा अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो सानमी के स्वॉर्ड में अपने रिफ्लेक्शन को देखता है तब उसे खुद से ही घिन होने लगती है। कोकोशिबो तो बस योरिची की तरह एक स्ट्रॉन्ग सामुराई बनना चाहता था, लेकिन वो तो एक बेहुदा मॉन्स्टर बन गया। तभी म्यूचिरो ने जहां उस पर अटैक किया था वहां से वो क्रम्बल होना शुरू हो जाता है और गियोमी और सानमी भी कोकोशिबो की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोकोशिबो इस पॉइंट पर भी खुद को हील कर सकता था, लेकिन अब वो खुद से ही हार जाता है। कोकोशिबो सोचने लगता है कि वो कुछ भी अपनी लेगेसी के तौर पर छोड़ के नहीं जा रहा, यहाँ तक कि अपने डिसेंडेंट को भी उसने अपने हाथों से ही मार दिया। लेकिन योरिची की सोच और टेक्निक आज भी जिंदा है, जिसके बाद कोकोशिबो का पूरा शरीर राख बन जाता है और हम देखते हैं कोकोशिबो के पास अभी भी योरिची का वही टूटा हुआ फ्लूट है। इससे पता चलता है भले ही कोकोशिबो योरिची से जलता था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। आफ्टर लाइफ म्यूचिरो अपने भाई से मिलता है तो उसका भाई उसे सुनाने लगता है कि म्यूचिरो इतनी कम उम्र में कैसे मर सकता है, उसे तो भी और जीना चाहिए था। लेकिन म्यूचिरो कहता है कि यूचिरो उसकी इंसल्ट कर रहा है क्योंकि वो अपने दोस्तों को बचाते हुए मारा गया। लेकिन यूचिरो कहता है वो म्यूचिरो की इंसल्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो तो चाहता था कि म्यूचिरो लंबी जिंदगी जिए। दूसरी ओर गेन्या भी मरने लगता है और सानमी गेन्या को देख के काफी इमोशनल हो जाता है। गेन्या सानमी से माफी मांगता है उसे गलत समझने के लिए, लेकिन सानमी कहता है उसने कुछ भी गलत नहीं किया और उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसका बड़ा भाई उसे जरूर बचा लेगा। लेकिन गेन्या सानमी को थैंक यू कहते हुए मारा जाता है। वेल आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें इन्फिनिटी कासल में हुए बाकी फाइट्स को देखना है तो तुम इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सायोनारा।